पाकिस्तान के लिए इतना प्यार, और वो भी हफ्ते के अंदर अंदर। ईरान के साथ 10 बिलियन इधर से हो गया, 8 बिलियन IMF का हो गया, मियां साहब CPEC के लिए कुछ 50 बिलियन मांगने चले गए हैं, और तुर्की के साथ और सऊदी अरेबिया के साथ 5 बिलियन वहां से आ गया। मैं तो ये 100-150 बिलियन आता नजर आ रहा है मुझे। मैं तो कल रात सो ही नहीं सका चीमा साहब। मैं तो सोच रहा था कि अमेरिका छोड़ के सिटीजनशिप पाकिस्तान शिफ्ट हो जाऊं, कि इतने डॉलरों की रेल पेल वहां पे। वो जो मुर्शद कहा करते थे कि यहाँ पे गोरे आके लाइनों में लगेंगे जॉब ढूंढने के लिए, मुझे लगता है वक्त आ गया। जब $100 बिलियन यकलख्त आएगा पाकिस्तान में, तो चीमा साहब ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ ਹਾਸੇ ਨਿਕਲਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਡੁੱਬੀਆਂ रकमां जो तर गई ਤੁਹਾਡੀਆਂ। लेकिन चीमा साहब के अंदर अंदर इतनी कॉम्पिटेंट लीडरशिप है हमारी, तो फिर इतना बड़ी कॉम्पिटेंट। मैं हैरान हूं, हफ्ते 10 दिन के अंदर अंदर आपने सऊदी अरेबिया, ईरान, उसके बाद USA, उसके बाद टर्की का आना, फिर चाइना जाना। मुल्क तो आपने छोड़े ही कोई नहीं। पीछे जर्मनी, यूके जर्मनी बच गया, पता नहीं जर्मनी और फ्रांस, हो सकता है कि एक भाई उधर गया, दूसरा फ्रांस चला जाए, शहबाज शरीफ साहब। लेकिन चीमा साहब, इसमें से जो मैं देख रहा था, हम ज्यादातर मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन होते हैं, उससे आगे क्लोजिंग तक हम नहीं पहुंच पाते। सऊदी डेलीगेशन आया है, सिर्फ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुए हैं, जिसमें पीछे खड़े हो जाते हैं वजीर आजम साहब, और सुर्खियां बस बन जाती हैं कि 5 बिलियन इधरों आ गया, 10 बिलियन इधर आ गया। कौम हंस पड़ती है, जिस तरह वो लतीफा है, वो कहते हैं हासे दे निकलने डुबियां रकमा जो तर गई। लेकिन एक रिजल्ट जीरो है, रिजल्ट जीरो। कौम जिहाद के चक्कर में है, और ऊपर को 5000 लोग जाने, मैंने जिसको आपको मिसाल दी है, वो सारी दुनिया के चक्कर लगा रहे हैं कि पैसे मंगा। आज एक और खबर भी आ गई है, बल्कि उसके ऊपर लोगों ने ट्वीट भी, कि मुर्शद पाक, जिन्होंने आते ही वजीर आजम हाउस की भैंसें और गाड़ियां बेच दी थी, उनके हेलीकॉप्टर का खर्चा 98 करोड़ के पता 90 करोड़ था, और 1 अरब के करीब उनका था। जहां जो हेलीकॉप्टर के ऊपर वो बनी गाला के आसपास फिरते रहते थे, घूमते रहते थे, उसके ऊपर सैर करते रहते थे। वो मुर्शद जो थे, उनका आज वो भी सामने आ चुका है, और मिली जुली खबरें अजीब सी आ रही हैं। कुछ कह रहे हैं कि PTI को 2 NRO ऊपर नीचे मिल चुके हैं, ECL से नाम उनके निकाल दिए गए हैं कि ताकि ये लोग भाग जाएं यहां से। अब वहां देखते हैं कौन कौन भागते हैं उनमें से। और दूसरा, चीमा साहब, इकोनॉमी के लिहाज से अभी तक कोई खास ऑन ग्राउंड रियलिटी, अभी तक चीज मिच्योर होती नजर नहीं आ रही है, अगर देखा जाए तो। अब देखें, लेकिन इसके ऑप्टिक्स जो है, जो सबसे पहले जो मुझे एक थोड़ा सा एतराज था, मैं मेंशन करना चाहूंगा। एतराज ये था कि एक तो जब ईरान के सदर आए हैं, उन्हें रिसीव करने के लिए कोई एयरपोर्ट पे नहीं गया, इंक्लूडिंग डार साहब। ये मैं समझता हूं कि इस फेल्योर ऑफ योर डिप्लोमेटिक अंडरस्टैंडिंग और आपके वो उसमें। और दूसरी जो मेरी नजर में तशवीश है, जो कि फिर वही बात आती है, इनके एडवाइजर पता नहीं कौन है, कि शहबाज शरीफ साहब ने अपनी स्पीच के अंदर कश्मीर का जिक्र किया, ईरानी सदर ने उसके बारे में कमेंट्स तक नहीं दिए। तो ये आपकी इससे पहले अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए थी कि मैं कश्मीर के बारे में कहूंगा तो आप उस पर रिएक्ट करेंगे या नहीं करेंगे। अगर नहीं करेंगे तो आप भी इज्तनाब करते। लेकिन ये मुझे लगा है कि उन्होंने आपके जमीन के ऊपर आके आपको स्नब किया है। लेकिन दिस इज डिप्लोमेटिक फ्लेवर, तो पता नहीं क्या बात है। सर, ये तो सारी अरब दुनिया ही अब पाकिस्तान को कह रही है कि कश्मीर भूल जाओ और कारोबार की बात करो, ये अब आपके बस का बात नहीं। ऐसे नहीं है ताड़ साहब? ये चीमा साहब देखें, 2 चीजें। ये कश्मीर का मसला, परवेज मुशर्रफ, मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूं, इवन देन कि ही वाज अ मिलिट्री डिक्टेटर, और मैं स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस। लेकिन स्टिल मैं ये बिलीव करता हूं, अकॉर्डिंग टू माई एजुकेशन और सिस्टम्स ऑफ गवर्नमेंट्स के बारे में पढ़ना, कि जहां पे लोग जाहिल हों, जहां पे लोग नेशनलिज्म ना हो, वहां पे हमेशा सिंसियर डिक्टेटरशिप या फिर सिंसियर मानार्की जो है वो उस सर्कमस्टांसेस में तरक्की कर पाते हैं। ही वाज अ सॉर्ट ऑफ अ सिंसियर डिक्टेटर इन पाकिस्तान। वो ही वाज वेरी क्लोज टू रिजॉल्व द कश्मीर इशू, ही वाज वेरी क्लोज। लेकिन जाके मेरा ख्याल है वहां पे भी भारत के अंदर और अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो चुकी थी कि स्टेटस को, जो लाइन ऑफ कंट्रोल है, उस पार आप रहें, इस पार हम रहेंगे, ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो चुकी थी। लेकिन समहाउ दैट वो प्लान जो है डिरेल हो चुका है। लेकिन हम अब उससे आगे बढ़ नहीं रहे हैं, पता नहीं क्या वजह है। मेरी बड़े सीनियर लोगों से बात हुई है, कोई मुझे उसमें से कोई उम्मीद की किरण नजर नहीं आई, पता नहीं क्या बात है। हालांकि इस वक्त आपके पहले सोचा जाता था, एक कॉन्सेप्ट था कि पाकिस्तान में अगर कश्मीर का मसला जिंदा ना रहे तो 7 लाख की फौज रखने का जवाज नहीं होगा। लेकिन अब तो आपका जो दूसरा बॉर्डर है अफगानिस्तान, वो भी कश्मीर से बड़ा मसला बन चुका है आपके लिए।
अगर आप सोचें तो 7 लाख फौज को वहां एंगेज करके उसको भी कंट्रोल कर लें तो बहुत बड़ी बात है। मेरे ख्याल में आपको पाकिस्तान को चाहिए मूविंग फॉरवर्ड से मुराद ये होता है कि चलें, मैं कहता हूं आपका इशू है, चाइना और इंडिया का भी तो आपस में इशू है, पूरी स्टेट का इशू है उनका भी, लेकिन ट्रेड जारी है, लेकिन डायलॉग जारी है, उनके मीटिंग्स भी होती हैं, साइड लाइंस पे भी मीटिंग होती है, लेकिन पता नहीं आप यू हैव बिकम अ नॉन वर्केबल कंट्री। और ना सिर्फ इनके साथ, कई और ममालिक के साथ भी आपके हालात बिल्कुल इसी तरह के हैं। आप अमेरिका के साथ मुझे तो समझ नहीं आती आपके क्या रिलेशनशिप है। जिस तरह अभी हम बात कर रहे थे कि वो आपके ऊपर सैंक्शंस लगाने के लिए वो तैयार होकर बैठे हैं, साथ दूसरी साइड पे $8 बिलियन आप उनसे IMF का पैकेज भी लेने के लिए तैयार हैं। फिर आप उसी वेस्टर्न सिविलाइजेशन से इन्वायरमेंट के खिलाफ जो पैसे के हम विक्टिम हैं, हालांकि वो पैसे पाकिस्तान नहीं पहुंचेंगे, सिंध के अंदर नहीं जाने, फासला ही बहुत है। अमेरिका से पैसे पैदल चल के पाकिस्तान नहीं पहुंच सकते जिस तरह के माजी के अंदर हुआ है, वो रस्ते में रुक जाएंगे कहीं यूरोप या दुबई से आगे। तो बिल्कुल पता नहीं क्या जाल लगा दिया आपने कि दुबई से आगे पैसा पाकिस्तान जाता ही नहीं है। तो वो आपको पैकेज मिल रहा है वॉशिंगटन DC से, मैं हैरान हूं। उधर से आप डेलीगेशन चाइना चला गया पैसे लेने के लिए, उसके बाद सऊदी अरेबिया को आपने सारा कंट्री दिखा दिया कि जो मर्जी पसंद आए आप लें, ये लूट सेल है। PIA भी आप दिखा रहे हैं बार बार उनको, और स्टील मिल भी दिखा रहे हैं आप बार बार उनको। आप अपनी पहाड़ियां दिखा रहे हैं जिसके नीचे मिनरल्स हैं, वो भी आप फार सेल आपने लगा दी है। अब देखें, लेकिन मैंने आपको पिछले शायद ब्लॉग में कहा था कि आई हैवंट सीन अ कंट्री और नॉट अ कंट्री, अब कंट्री के तो नहीं है हालात, क्योंकि कंट्री का क्या कसूर है, कंट्री चलाने वालों का कसूर है। मैंने दुनिया में कोई ऐसी कौम नहीं देखी जो अपने कपड़े बेचकर जो है वो जश्न मनाए कि देखो जी हम कितने अमीर होने जा रहे हैं। अपने कपड़ों को आग लगा के तो खुशियां जश्न मनाए, तो कर्जे ले लेके तो आप जश्न मनाएं, कर्जों की किस्तें देने के लिए कर्जे लें। तो मेरा मकसद है मैं भी, बल्कि चीमा साहब अगले सेगमेंट में आपके साथ श्रीलंका के वजीर आजम के बारे में बात करूंगा, जो इस वक्त श्रीलंका को चला रहे हैं, कि किस तरीके से व्हाट काइंड ऑफ स्टेप्स दे आर टेकिंग अपने पांव पे खड़े होने के लिए, क्या क्या स्टेप्स ले रहे हैं। आप अभी तक, आपकी सोच भी नहीं अभी तक उस जगह पहुंची। मेरे लिए अभी तक सरप्राइज है कि हु इज रनिंग योर कंट्री, कौन आपका मुल्क चला कौन रहा है, और जो चला रहे हैं उनके एडवाइजर कौन है। मेरे अभी तक आई कैन नॉट अंडरस्टैंड कि क्या हो रहा है आपके कंट्री के अंदर। मेरे ख्याल में हर बंदे ही कंफ्यूज है, जो चला रहे हैं कंट्री वो भी मुझे लग रहा है कंफ्यूज है, उन्हें पता ही नहीं है। वो अभी तक मुर्शद पाक के झंझट से उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे। अभी PTI के 9 मई के हादसे को अभी तक उससे दे कैन नॉट मूव फॉरवर्ड विद इट, उससे आगे ही नहीं चल पा रहे। जुडिशरी भी आप हालात देख लें कि 52 मिनट के अंदर अगले दिन 52 केसेस खत्म कर दिए गए हैं पेशावर हाई कोर्ट में। उससे पहले हमारे बंदियाल साहब के दास्तानें थी, मेरा मकसद है। उससे पहले आप जेल के हालात देख लें, जो मुर्शद पाक के वहां पे ललित हैं, वो तो मेरा मैरियट जेल आज तक मैंने नहीं देखी। कि सरीना पता नहीं जेल के बिजनेस में आ गई है, जेल ने सरीना के बिजनेस में आ गई है। मेरी समझ से बाहर है कि हाउ द कंट्री हैज बीन ऑपरेटेड। और लेकिन अब लग ये रहा है कि शायद रिलीफ मिलनी शुरू हो चुकी है, NRO पीछे से शुरू हो गया। मैंने कल की मेरी पाकिस्तान में कुछ दोस्तों से बात हुई थी, उन्होंने कहा मामला तो कुछ सेटल हो रहे हैं, लेकिन कंफ्यूजन ये है कि मुर्शद पाक की गारंटी कौन देगा। मैंने फौरन यहां बैठे वॉशिंगटन DC में मुझे अंदाजा था कि बीबी बुशरा, मेरे ख्याल में तो आपकी एस्टेब्लिशमेंट या दूसरे अदारों को खास आपसे तो बात भी नहीं करनी चाहिए, बात करें बुशरा बीबी से, जिनके हुक्म पे सारा कुछ वो करते हैं, जिनके हुक्म के ऊपर उस्मान बुजदार आया था, जिसके हुक्म पर एन से इमरान और एम से अली अमीन पिक किए गए हैं। उनसे बात करें भाई, आप बताएं एन से कोई किसके साथ बात करें। तो क्योंकि मुर्शिद पाक पहले गुजर खां के एक पीर के पास मुरीद थे उनके, उससे पहले, और फिर दूसरी दफा वो मुरीद हो गए बीबी बुशरा के। तो अब वो मेरा ख्याल है कि मुरीद के साथ डिस्कशन करने से पहले या डील बनाने से पहले, माय हम्बल रिक्वेस्ट, व्हाई डोंट यू गो टू द ओरिजिनल सोर्स। मैडम बुशरा के साथ बैठें और डिस्कस करें कि हम 200 काले बकरों का नजराना पेश करना चाहते हैं, और प्लीज दम दरूद करें पाकिस्तान के ऊपर और रहम फरमाएं, पाकिस्तान के ऊपर तरस करें कि ये तड़प के लोग मर रहे हैं। 250 मिलियन लोग हैं जिनका कोई फ्यूचर नहीं है, कोई फ्यूचर नहीं। 1 करोड़ से नीचे आने वाले हैं, गुर्बत से तड़प रहे हैं लोग। गुर्बत की वजह से सुबह का खाना खाते हैं, शाम की फिक्र पड़ जाती है चीमा साहब, लेकिन पता नहीं क्या बात है, किसी को तरस नहीं आ रहा इस कंट्री के ऊपर। जहां भी मैं अक्सर ये कहता हूं, लोग कहते हैं जी कि दुबई के अंदर खैरात मांग रहे हैं, वहां खैर
भाई सारा मुल्क ही खैरात मांग रहा है, सारा मुल्क ही खैरात मांग रहा है, जो वजीर आजम है वो भी खैरात मांग रहा है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को उस वक्त अपमानजनक स्थिति का सामना करना पड़ा जब ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने मीडिया के सामने ही कश्मीर पर पाकिस्तान का साथ देने के मुद्दे पर चुप्पी साध ली। 3 दिवसीय दौरे में सोमवार को पाकिस्तान पहुंचे ईरान के राष्ट्रपति ने पीएम शरीफ से मुलाकात के बाद एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान शहबाज शरीफ ने कश्मीर का मुद्दा उठाया और कोशिश की कि रईसी भी कश्मीर के इस मुद्दे पर पाकिस्तान के पक्ष में कुछ बोले, लेकिन उन्हें इस मुद्दे पर निराशा हाथ लगी। संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान शहबाज शरीफ ने ये कोशिश की कि ईरान गाजा पर जो रुख अपना रहा है, कश्मीर की स्थिति पर भी उसका रुख वैसा ही हो। उन्होंने राष्ट्रपति रईसी को धन्यवाद देते हुए कहा, मैं कश्मीर की खातिर आवाज उठाने के लिए आपको और ईरान के लोगों को धन्यवाद देता हूँ। हालांकि रईसी इस टिप्पणी पर असहज दिखाई दिए और अपने भाषण में उन्होंने कहीं भी कश्मीर की कोई भी बात करने से परहेज किया। रईसी ने कश्मीर का जिक्र करने की बजाय फिलिस्तीन का जिक्र किया और कहा कि ईरान लोगों के उत्पीड़न के खिलाफ लड़ने वालों के साथ खड़ा है, खासकर फिलिस्तीन लोगों के लिए लड़ने वालों के साथ खड़ा है। कश्मीर पर रईसी की चुप्पी शहबाज शरीफ के लिए असहज करने वाली थी। भारत पाकिस्तान विवाद पर रईसी की चुप्पी दिखाती है कि ईरान दोनों देशों को लेकर एक नाजुक संतुलन बनाए हुए है और भारत के साथ सौहार्दपूर्ण रिश्तों को आगे बढ़ा रहा है। दोनों देशों के राजनीतिक और व्यापारिक संबंध रहे हैं और गाजा में चल रहे इजराइल के युद्ध के बीच भारत और ईरान में कई दफे बातचीत भी हुई है। बीते साल नवंबर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति रईसी से गाजा की स्थिति पर बातचीत की थी और दोनों ही पक्षों ने तुरंत युद्ध विराम का समर्थन किया था। पिछले साल भारतीय दूतावास की तरफ से ये कहा गया था कि ईरान और भारत के बीच सार्थक संबंधों का एक लंबा इतिहास है। तेहरान में भारतीय दूतावास की तरफ से दिए गए एक प्रेस बयान में ये कहा गया, भारत और ईरान के बीच सदियों पुराना लंबे संबंधों का इतिहास रहा है। हमारे पुराने और वर्तमान संबंध दोनों देशों के ऐतिहासिक सभ्यताओं के संबंधों की ताकत पर आधारित और आगे बढ़ते रहते हैं। जनवरी में विदेश मंत्री एस जयशंकर ईरान दौरे पर गए थे, जहां तेहरान में उन्होंने ईरानी विदेश मंत्री हुसैन आमिर से मुलाकात की थी। दोनों नेताओं ने फिलिस्तीन में हिंसा के साथ साथ ब्रिक्स देशों के बीच द्विपक्षीय और बहुपक्षीय संबंधों पर भी चर्चा की थी।